सबसे पहले तो उन सब लोगों को बधाई हो जिनका आरपीएससी में बॉटनी में रिटर्न क्लियर हुआ है। और अभी जूलॉजी का रिजल्ट बाकी है, वो भी आ जाएगा। तो जिनका उसमें सिलेक्शन होगा उनको पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जूलॉजी में जिनका नहीं होने वाला है, मैं उनको इतना कह सकता हूं कि ट्रस्ट मी, लाइफ ने आपको एक और मौका दिया है कुछ और अच्छा करने का। टेंशन मत लेना ज़्यादा, क्योंकि आरपीएससी ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है ये। हाँ, डेफ़िनेटली आपका एक ड्रीम हो सकता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, लेकिन सब कुछ नहीं है ये। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो पर्सनली मेरी एक्सपीरियंस की हुई है, और मुझे भी जब किसी ने बताया, मेरे सीनियर्स ने, मेरे टीचर्स ने, उनकी बातों को भी मैंने यहाँ पे कवर अप किया है। और बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में आपको ये चीज़ें काम आ जाएंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अपकमिंग जो आरपीएससी की वैकेंसी है, उसके लिए अपने टीएनएस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फर्स्ट पेपर तो अवेलेबल है ही, लोअर बॉटनी का। और सेकंड पेपर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन 24 मार्च से। तो 24 मार्च से सेकंड पेपर भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। और सेकंड पेपर ना केवल बॉटनी का बल्कि जूलॉजी का भी आपको मिल जाएगा। तो टिल देन आप बने रहिए अपने साथ, मेरे साथ प्रिपरेशन करेंगे मिलके। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए, बहुत ही कैजुअल सा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन क्या करनी है, कैसे करनी है। तो मैं आपको छोटी-छोटी सिंपल-सिंपल चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने देखा है, जो मुझे लगता है, और सबने जो बताया मुझे उस तरीके से। ठीक है, पहले तो जो पेपर वर्क है वो फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर लीजिए। जो डीएएफ फॉर्म आपको भर के जमा करना है वो आप कर लीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू नहीं आपके पास में अवेलेबल है, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता था आपके पास में वो अवेलेबल नहीं है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी शादी हो रखी है, आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट एट ए टाइम नहीं है, आपने बनवाने की जरूरत नहीं समझी, नहीं बनवाया, तो वो आप एफिडेविट बना सकते हैं। वो आप कुछ टाइम मिलेगा आपको, 1 महीने का, 15 दिन का, उसमें आप बनवा के दे दीजिए। आपकी नेट पहले से क्लियर है, लेकिन आपके पास में सर्टिफिकेट मिसिंग है या मिला नहीं आपको, उसका चल जाएगा। अगर आपके पास में नेट अभी तक नहीं है, क्वालिफाइड ही नहीं हो, और आप ये चाहते हो कि आपको 6 महीने का, 1 साल का टाइम मिल जाए, आप अगली एग्जाम निकाल के उनको सर्टिफिकेट दे दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज संभव नहीं हो पाएगी। 10th की मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट नहीं है, इवन कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है आपका, वो सारी चीजें चल जाती हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि आरपीएससी इतना समझती है कि एक पेपर के लिए किसी की जॉब छीन लेना, किसी को जॉब ना देना, ये चीज सही नहीं है। तो जो सर्टिफिकेट आपके पास में आज की डेट तक, मतलब इंटरव्यू की डेट तक हो सकता था, किसी रीजन से नहीं है, वो चल जाएगा। तो वो फॉर्मेलिटीज आप पूरी कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं एंट्री से। जब आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए? अंदर जब आप बैठते हैं तो बैठने के बाद आपको क्या-क्या फेस करना पड़ता है, मैं आपको छोटे-छोटे पॉइंट्स में क्लियर करता हूं। जैसे सबसे पहले अगर मैं ड्रेस की बात करूं, ड्रेस कोड की बात करूं, जहां तक मैंने नोटिस किया है 2 बारी के इंटरव्यूज में, मैंने कुछ कैंडिडेट्स ऐसे देखे हैं जो कि जीन्स एंड टी शर्ट पहन के आए हैं। मैं बात कर रहा हूं मेल्स के अंदर, जीन्स एंड टी शर्ट पहन के आए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और गर्ल्स के अंदर अच्छा नॉर्मल सलवार सूट है या फिर साड़ी है, बहुत ज़्यादा चमकीली तड़कती भड़कती टाइप नहीं, फॉर्मल टाइप की, वो चल जाएगी। और मेल्स के अंदर फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट है, वो चल जाएगी। जींस हो सके तो अवॉइड करिएगा।
जहाँ तक मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने टी-शर्ट और जीन्स वालों के सिलेक्शन होते हुए देखे हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है कि उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा थे, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि हम कुछ भी पहन के जाएँगे, हमारा सिलेक्शन होने ही वाला है। और पता नहीं क्या हुआ, मतलब ये चीज़ मैटर करती है क्या? फिर ये देख के मुझे तो नहीं लगा कि ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है। बट फिर भी अपने को ये नहीं करना है। शूज़ पहन के जाएँ, फॉर्मल पहन के जाएँ, स्पोर्ट शूज़ ना पहने। सिंपल एक शर्ट एंड पैंट है, वो फॉर्मल टाइप का पहन लीजिए। जीन्स को अवॉइड करिए एक बार हो सके तो। और नॉर्मल टाई वाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेज़र वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, थ्री पीस सूट पहन के ना जाएँ वहाँ पे, आराम से अपने फॉर्मल कपड़े पहन के जाएँगे तो काम चल जाएगा अपना। वेल इससे भी ज़्यादा मैटर करता है अब जब आप एंटर करते हैं तब। आपके सामने 3 लोगों का पैनल होगा। देयर वुड बी 3 पीपल। अब इन 3 लोगों में से जो एक बैठा होगा, वो होगा आरपीएससी का चेयरपर्सन। वो आरपीएससी का मेंबर हो सकता है या वो आरपीएससी के खुद चेयरमैन हो सकते हैं। कोई भी एक चेयरपर्सन होगा, वो आपके सामने बैठा होगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज तय है कि जो चेयरपर्सन है वो सब्जेक्ट का नहीं है, या अगर सब्जेक्ट का होगा तो भी उसे अभी उतना डीप नॉलेज नहीं रहा होगा सब्जेक्ट का। मोस्टली सब्जेक्ट का मिले ये जरूरी नहीं है, बट लास्ट टाइम मेरे टाइम जो थे उनको इकोलॉजी एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, तो मुझसे इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे क्वेश्चंस पूछे गए। वेल आरपीएससी मेंबर का काम ये है कि आपको ओवरऑल जज करे, क्योंकि सब्जेक्ट के तो ये आपके रहेंगे नहीं, तो सब्जेक्ट बेसिस पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ओवरऑल जज करेंगे, लाइक आपसे जनरल इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे। आप कहाँ से हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने यही क्यों किया? आप ये भी कर सकते थे क्या? अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च लेट शुरू क्यों करी? या फिर मान लीजिए कि आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड पूछ लेंगे कि भई आप ये प्राइवेट यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हैं? या जो है वो आपने ट्राई क्यों नहीं किया? इतना गैप कैसे है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपकी कंडीशन तो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ में कोई ऑड कंडीशन है, लेट्स सपोज कि आपकी मास्टर्स हो रखी है 2012 में या 2015 में, और आप 2025 में इंटरव्यू दे रहे हैं, 10 साल बाद में, 13 साल बाद में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सवाल आएगा आपके सामने कि इतने टाइम क्या किया। अब इसके लिए आपके पास में एक वैलिड सा और एक सही सही सा रीजन होना चाहिए। देखिए मैं जहाँ तक इंटरव्यू देने में मतलब मेरा आया है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें कुछ भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं वो बोल दीजिए। जैसे आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे, आप बोल दीजिए कि भई मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था या मैं कर नहीं पाया, कोई प्रॉब्लम थी घर में, जो भी हो एक, बट एक कहानी टाइप का आंसर उनको ना दें। एक बनावटी टाइप का आंसर ना दें, इस चीज़ को अवॉइड करें आप। ये चीज़ जो है वो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी वहाँ पे खराब कर सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि आप लेट हो गए हैं इंटरव्यू देने में और आपका नेट क्वालिफ़ाई लेट हुआ है, तो आप सीधा बोल दीजिए कि मुझसे नेट नहीं निकल रहा था। लाइक ऐसे भी नहीं बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दीजिएगा कि मैं नेट की ट्राई कर रहा था पहले, फिर नेट निकला तो मैं पीएचडी में जॉइन हो गया एंड देन वैकेंसीज़ लेट आई या ये हुआ, जो भी है। तो इस तरीके का कुछ जेन्युइन आपका आंसर होना चाहिए, रेदर देन कि आप कहानी बना रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर वहां थोड़ा सा ऐसे इंसल्टिंग फील होने लगता है कि यार हमारा झूठ पकड़ा गया। ऐसा ना करें। चेयरपर्सन आपसे और कुछ ज्यादा सवाल पूछ नहीं सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। अब इसमें ना आप थोड़ा खुद को संभालें, ये सवाल बहुत इजी है, लेकिन आप इसका आंसर सोच समझ के दें। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं और आपका आंसर ये निकल के आए कि सर मैं तो ना मतलब देश का भविष्य बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एमएससी में ही बच्चे नेट क्वालिफाई हो जाएँ और उनको रिसर्च का इतना नॉलेज हो जाए कि सारे बच्चे साइंटिस्ट बनने के लिए मोटिवेट हो जाएँ। इस तरीके का आंसर नहीं देना है। आप सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि सर जैसी मेरी क्वालिफिकेशन है
उसके हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर भी मेरी अपॉइंटमेंट हो, मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को भी फ्यूचर में कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए प्रेरित करूँ, उनसे मैं कुछ सीखूँ और मिल-जुल कर सोसाइटी को कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करूँ। इस तरीके का कुछ आंसर दें। ठीक है? सिंपल सा आंसर देना कि अच्छी जॉब है, मेरी क्वालिफ़िकेशंस भी इससे मैच करती है और मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं एक हायर एजुकेशन या हायर लेवल की जॉब पे जाऊँ। अगर ये नहीं होता है तो मुझे कोई दूसरा प्लान देखना पड़ेगा। इस तरीके का बैलेंस्ड आंसर देंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा रेदर देन थोड़ा-सा ओवर मोटिवेटेड टाइप का। फिर उसके बाद में आपको एक कोशिश बिल्कुल करनी है कि उनकी बात को काटना नहीं है। ये एक जनरल मैनर्स वाली बात होती है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको पूरा बोल लेने दीजिए। जब आप बोलेंगे देखना आप ये चीज़ को नोटिस करना, जब आप कुछ भी बोलेंगे, वो आपकी पूरी बात सुनेंगे, चाहे आप गलत बोले, चाहे सही बोले। उनके अंदर वो पेशेंस आ गया है, उनको बात करने का तरीका आ गया है कि सामने वाले की पूरी बात सुननी है। आपको भी यही करना है कि पूरी बात उनको बोलने देना है पहले एंड देन उसके बाद में पोलाइटली आंसर करना है। जस्ट इन केस अगर वो कुछ गलत भी बोल दे, मतलब इन द सेंस कि गलत आंसर दे दे, तो आपको उनको काट के ये नहीं दिखाना है कि आपको ज़्यादा आता है, उनको गलत आता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, सर मुझे लगता है शायद इसका आंसर ये होना चाहिए था। इतने में भी अगला समझ जाएगा, उसको कुछ इंसल्ट भी फील नहीं होगी। तो वेल आरपीएससी मेंबर का काम इतना रहेगा कि आपको ओवरऑल जज करे, आपके बारे में जाने और आपसे ऐसे सवाल पूछे जो आपके ओड सिचुएशन से रिलेटेड है। अब आते हैं दो मेंबर्स के ऊपर। एक तो मतलब दोनों ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, एक इस साइड लेफ्ट साइड बैठे रहेंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एक इनकी राइट साइड बैठे रहेंगे। देख लेना चाहे आप, इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी फिक्स है। चलिए मजाक की बात है, ये कोई चीज मैटर नहीं करती है। अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट का रोल आपकी इमेज बनाने में और बिगाड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट है। 110% कभी भी आपको इस इंटरव्यू में जबरदस्ती क्वेश्चंस नहीं थोपे जाएंगे। आपसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि बताइए आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं, या आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, या आपको कौन से सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है। तो कोशिश ये करना कि लिटरली जो सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप वही सब्जेक्ट बोलें उनको, चाहे भले ही एक या दो ही सब्जेक्ट बोल दें। लेट सपोज सीएसआईआर की 13 यूनिट्स होती है, राइट? अब 13 यूनिट्स में आप मान लीजिए बॉटनी के हैं या आप मान लीजिए जूलॉजी के हैं, तो आपने 13 यूनिट में से डेफिनेटली कुछ यूनिट बॉटनी वालों ने जूलॉजी वाली भी पढ़ी है, कुछ जूलॉजी वालों ने बॉटनी वाली भी पढ़ी है। प्लांट फिजियोलॉजी जूलॉजी वालों ने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही छोड़ के चले गए। या जो बॉटनी वाले हैं उन्होंने इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी, या फिर एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी होगी, ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े ही हैं, एवोल्यूशन पढ़ा होगा। तो आप अपने सब्जेक्ट से बाहर जाके ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। होता कुछ भी नहीं है, पर 1% ऐसा भी चांस बन सकता है कि जैसे आप बॉटनी के हैं और आपने कह दिया कि मुझे तो एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, मैंने मतलब प्रिपरेशन कर रखी थी, तो आपने कहा मेरे को एनिमल फिजियो आती है, और आप ऐसे सोच रहे हो कि इस ये तो बॉटनी के एक्सपर्ट है ना, ये मेरे से एनिमल फिजियो में क्या ही पूछ लेंगे। और क्या पता वो बंदा कुछ ऐसा पूछ जाए आपसे जिसका आंसर आपके पास में ना हो, तो ये बहुत बड़ा आपका माइनस पॉइंट रहेगा वहां पे। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपने एनिमल फिजियो का नाम ले दिया और अगर आप आंसर नहीं कर पाए, इसका मतलब फिर वहां पे थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं रहेगी बात। तो बेटर ये है कि आप बॉटनी के, तो आप तो ये कह दीजिए मेरे को तो प्लांट फिजियो ही आती है, या मेरे को तो इकोलॉजी प्लांट फिजियो दो ही आते हैं, मैं दो ही प्रिपेयर करके आया हूं। वो ज्यादा रहेगा अच्छा आपके लिए। फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको ये भी पूछेंगे कि भाई आप किस सब्जेक्ट में, मतलब कौन से टॉपिक पे कंफर्ट है, आप वो बता दीजिए। तो आप जो जो टॉपिक हो नैरोली बताना उनको कि भाई मेरे को तो ये दो तीन टॉपिक पे अभी मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो इनकी प्रिपरेशन करके आया हूं, ताकि वो आपसे उन्हीं पे सवाल पूछे। अगर आप मान लीजिए ऐसे कह दो कि प्लांट फिजियो में कुछ भी पूछ लो,
तो मान के चलो वो जो सामने एक्सपर्ट बैठा है वो एक्सपर्ट है, उसके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में नॉलेज है बट उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या पता उसने अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ पढ़ रखा होगा कहाँ से और वो कुछ पूछ ले। ऐसी चीजें नहीं बोलनी है कि कुछ भी पूछ लो, अगले को इतना मौका ही नहीं देना है। आप वो आपको बांधना चाहता है, आप उसे बांध दीजिए कि मुझे प्लांट फिजियो है उसमें C3 C4 साइकिल अच्छे से आती है, कैम साइकिल में कम पढ़ के आया हूं, C3 C4 अच्छे से आती है। अब आप ये बोल दोगे ना प्लांट फिजियो में कुछ भी पूछ लो, तो फिर वो कुछ भी ऐसा पूछेगा, इंसल्ट हो जाएगी वहां पे आपकी। इतना उनको नहीं मौका देना है। आपको कोई टॉपिक जो है वो बोर्ड पे पढ़ाने के लिए बोला जा सकता है कि आप बताओ क्या प्रिपेयर करके आए हो, 2 मिनट आप बोर्ड के ऊपर पढ़ा सकते हैं क्या? तो बोर्ड पे पढ़ाने का एक मतलब मैं बता देता हूं, मेरा मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो ही अच्छी लगती है। अभी तो जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, बात करने के लिए आया हूं, बट आप ये सोचिए कि जब आपके सामने स्टूडेंट बैठे हैं तो आप स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक समझा रहे हैं तो ज्यादा बोले नहीं, कुछ लिखें और उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं लाइट रिएक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं अभी, कि आज अपन फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। अब मैंने हेडिंग डाल दी कि आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, ऐसे पढ़ लिया। अब मैं आपको ऐसे बोल देता हूं कि प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ग्रीन सेल होती है, उस ग्रीन सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो ग्रेना में अरेंज होते हैं, और जो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पे क्वांटासोम्स होते हैं। क्वांटासोम में सबसे बाहर बीटा कैरोटीन्स होते हैं, फिर क्लोरोफिल बी होते हैं, और सेंटर में क्लोरोफिल ए होते हैं। और सबसे सेंटर वाला जो क्लोरोफिल ए होता है उसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। जब लाइट वहां पर आके गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलने से लाइट रिएक्शन की शुरुआत होगी। अब मैंने जो बोल दिया वो बात वही स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएगा जिसने पहले पढ़ रखा है या जिसको ये आता है। अदरवाइज आप सोचो कि आपके सामने यदि मान लो कि कोई टैक्स की नई रूल्स बता रहे हैं और वो आपको बिना समझाए बोल के बता दे ओरली, क्या समझ में आएगा आपको? आप ऐसी गलती ना करें। आपने जैसे लिखा लाइट रिएक्शन, तो पहले आप इसी को डिफाइन करिए, लाइट रिएक्शन क्या होती है। फिर यदि आपको क्वांटासोम तक जाना है, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर तक जाना है, तो बीच बीच के स्टेप्स या डायग्राम है तो डायग्राम की हेल्प लेकर के ही बच्चों को समझाएं। क्योंकि ज्यादा आप बोलेंगे ना तो उतना बच्चों के लिए कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको तो आता है, तो आप तो बोल दिया, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, आपके तो माइंड में पिक्चर बनी हुई है, वो एक रील सी चलती है कि पहले एक सेल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना है, ग्रेना में थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन, आपके दिमाग में सब चल रहा है। बट ये एक नॉर्मल स्टूडेंट को कभी नहीं पल्ले पड़ेगा। करना क्या है आपको, आप उसको ब्रेक कर करके समझाएं। तो जैसे सपोज करिए कि आपको मान ले उस पे बोल दिया आपको कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, और आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाना है, लेट्स से। आप पहले शांति से मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसे लिखें, हेडिंग लिखें। उसके बाद में आप ये समझाएं कि मोनो का मतलब क्या है, हाइब्रिड का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट को ये समझ में आएगा ना कि हाँ अच्छा यहां से कहानी की शुरुआत होती है। उससे पहले आप ये समझा सकते हैं कि देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझेंगे उससे पहले आप इतना सा समझ लो बस, जीन क्या होता है और एलील क्या होते हैं। अगर दो चीजें टर्म क्लियर हो जाएंगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इजीली समझ में आएगा। तो आप 2-3 टॉपिक तैयार करके जाएं, मैं तो कह रहा हूं सिंपल सिंपल वाले तैयार करके जाएं। वो एक्सपर्ट्स है ना, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था, दोनों बार सेम चीज हुई थी कि जैसे ही मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा और एक लाइन भी नहीं बोली, मेरे को बोला हाँ ठीक आ जाइए, उन्होंने मेरे को इतनी सी में जज कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने पॉजिटिवली जज किया या नेगेटिवली जज किया, हो सकता है नेगेटिवली किया होगा तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, दोनों बार ही इंटरव्यू के अंदर मैं रह गया था। बट वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, तो आपको ना बहुत जल्दी से वो जज कर लेंगे, इसलिए आप बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक ना पढ़ाएं।
एकदम सिंपल से सिंपल पे क्या जा सकते हैं आप? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन ही बता दिया आपने, है ना? आप ये ना सोचें कि मैं इनको अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बताऊँगा, कि मैं इनको नर्स्ड इक्वेशन समझा देता हूँ, क्या होता है? तो आप सोचो नर्स्ड इक्वेशन से पहले आपको क्या-क्या नहीं समझाना पड़ेगा बच्चों को, जब आप रियल टाइम में पढ़ा रहे होंगे। उतना नहीं करना है, सिंपल सा सिंपल टॉपिक है, उसको आप प्रिपेयर करके जाइए। और हाँ, 2-3 टॉपिक इसलिए कर दीजिए कि कल को मान लो वो ये कह दे कि नहीं इसके अलावा कुछ और आता है क्या? तो उसके लिए अपने को पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछते नहीं है। जो सवाल का आंसर नहीं आ रहा है सिंपली कह दीजिए सॉरी सर अभी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस रहेगी। पर कैंडिडेट अगर अपन ऑन एन एवरेज बात करें तो 15 मिनट हार्डली इंटरव्यू चलता है एक स्टूडेंट का। अगर किसी ने बहुत अच्छा कुछ कर रखा हो रिसर्च वर्क टाइप तो उससे बातें की जा सकती है। कोई पहले से गवर्नमेंट जॉब में हो तो उससे अलग तरीके के डिस्कशन किए जा सकते हैं कि आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप ये एक जॉब छोड़ के दूसरी में क्यों आना चाहते हैं। तो देखिए सिंपल बने रहिएगा कि सर प्रमोशन चाहिए, मतलब प्रमोशन लेना अच्छी बात होती है। मैंने इतने साल इस लेवल पे पढ़ाया, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं अब आगे के लेवल पे जाऊँ, वहाँ से मुझे भी सीखने को मिलेगा, मेरी भी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, मैं बच्चों को कुछ और अच्छा कर पाऊँगा, कर पाऊँगी टाइप के आंसर दें, ना कि कुछ बनावटी तरीके के, ठीक है? अगर आपने रिसर्च कर रखा है, कुछ पीएचडी कर रखी है, कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट में हैं, तो आप उसको लेकर के जाएँ, अंदर इंटरव्यू पैनल के सामने। बट ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर लें कि आप उस चीज़ को लेके बहुत ही मतलब एक्सपर्टीज़ टाइप की होनी चाहिए आप में उसको लेके। ऐसा नहीं है कि आपका ही प्रोजेक्ट है, आपकी थीसिस है और आपको ही नहीं पता है कि हुआ क्या है। क्योंकि अब आप मेरी बात समझ जाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियसली पीएचडी नहीं करते हैं। वो पीएचडी साइड बाय साइड चलती रहती है और पेपर भी आजकल पब्लिश हो जाते हैं, थीसिस भी लिखी जाती हैं, तो ऐसे में ये चीज़ आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। बेटर ये रहेगा कि आप अपने जो भी काम है, उस काम को अच्छे से पढ़-वढ़ के जाएँ। किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी पता करें कि यहाँ और क्या-क्या होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यही टॉपिक पे पीएचडी क्यों? तो ऐसा जवाब नहीं देना है कि यही मिल रहा था सर, लास्ट में इसी में सिलेक्शन हुआ। नहीं, इससे अच्छा आप ये जवाब दे सकते हैं कि सर जब मैं सोच रहा था कि मैं क्या टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर सकता हूँ, तो मुझे इस फ़ील्ड के अंदर ये तरीके की पॉज़िटिव चीज़ें दिखी, जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। दैट्स इट। इस तरीके के बैलेंस्ड आंसर आपके होने चाहिए। तो ये इंटरव्यू का है, मैं अब समराइज़ कर देता हूँ क्या-क्या करना है। सिंपल ड्रेस पहन के जाइए, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए बोल रहा हूँ ये बात मैं, आपको बहुत ज़्यादा चमकीले टाइप के नहीं पहने, स्पोर्ट्स वियर ना पहने आप शूज़ वगैरह में। और उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके जाइए। टाइमली जो है वो आप पहुँच जाएँगे, ऑब्वियस सी बात है, वो ही लेट होंगे, अपन तो लेट हो नहीं सकते इस चीज़ के अंदर। अच्छे से कॉन्फिडेंट रहिए, ये डर के साथ में मत जाइएगा कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं क्या होगा। देखिए नहीं सिलेक्शन होगा तो लाइफ नहीं रुकेगी। आपके पास में और मौके आएँगे, बेहतर मौके आएँगे, आप उनमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पैनल के सामने जाकर के आपको ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। खुद को ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंट वो उनको फ़ील नहीं करवाना है कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो। है ना? जवाब आपके बैलेंस्ड होने चाहिए, इस तरीके के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए जिनसे किसी को हर्ट होता हो, सामने वाले को होता हो या दूसरे किसी को होता हो। है ना? कोई आपसे पूछ ले कि आपने तो बीएड कर रखी है, तो फिर आपने स्कूल जॉइन क्यों नहीं की? ऐसे नहीं कि सर मेरे को छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, इससे अच्छा मैं बड़े बच्चों को पढ़ाऊँ, नहीं। इसका मतलब तो आप एक टीचर का मतलब इंसल्ट कर रहे हो वहाँ पे, छोटे जो ग्रेड के टीचर्स हैं उनका। इस तरीके के जवाब ना दें आप वहाँ पे, आपका पूरा मैटर खराब हो सकता है। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हों, एकदम से शांत होकर के बैठे रहें, जल्दबाजी अपने फेस पे ना दिखाएँ, जवाब देने में तत्परता ना दिखाएँ कि फटाफट जवाब दे रहे हैं। कूल होकर के बात करेंगे तो थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव रहेगा।
24 नंबर का ये इंटरव्यू रहता है। जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, लाइक उनको अगर 0 मार्क्स भी मिले तो भी उनका सिलेक्शन होगा, तो उनके लिए इंटरव्यू होना ना होना एक फॉर्मेलिटी है। जिन बच्चों के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं कि उनको 24 में से 24 मार्क्स भी दे दे तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके लिए भी ये इंटरव्यू फॉर्मेलिटी सी रहेगी। अब जो बीच वाला ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको 10-15 नंबर मिल जाए तो सिलेक्शन हो जाता है, 10 से कम मिल जाए या 15 से कम मिल जाए तो सिलेक्शन नहीं होता है, उनके लिए चीज़ें मैटर करेंगी। थोड़ा सा प्रिपेयर इतना ही होके जाना है कि कोई भी 1-2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के चले जाइए। हर चीज़ आए आपको, ना तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, ना ये चीज़ कभी पॉसिबल हो सकती है। टॉपिक्स पढ़ाने के लिए दिए जाएँ तो 2-3 टॉपिक अलग-अलग सब्जेक्ट के, लाइक एक प्लांट फिजियो का, एक इकोलॉजी का, एक जेनेटिक्स का, या 2 प्लांट फिजियो के, 2 जेनेटिक्स के, 2 इकोलॉजी के, इस तरीके के करके जाएँ। बॉटनी के हैं तो बॉटनी के सब्जेक्ट ही बताएँ उनको कि, और जूलॉजी के हैं आप तो जूलॉजी के सब्जेक्ट ही बताएँ। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता रहे हैं कि हाँ, सामने वाले को थोड़ी ना एनिमल फिजियो आती होगी। क्या पता उसके घर में कोई ऐसा मेडिकल केस पड़ गया हो जिसमें उसने मेडिकल फिजियोलॉजी थोड़ी-सी पता कर ली हो। तो है ना, ऐसे जवाब नहीं देने हैं अपने को। तो ये रही इंटरव्यू की बात। अभी भी अगर आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है, आपके कुछ और क्यूरीज हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देख सकते हैं। अपन एक लाइव सेशन रख लेंगे। जब इंटरव्यू रहेगा उससे एक दिन पहले अपन लाइव सेशन रख लेंगे, उसमें अपन सीधे बात कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बात बतानी भूल गया था मैं, रह गई थी। थोड़ा ना न्यूज़पेपर जो आ रहे हैं अभी रिजल्ट के बाद से, वो थोड़े से पढ़ के जाएँ, क्योंकि आरपीएससी का जो चेयरपर्सन रहेगा ना, उसको सब्जेक्ट आए ना आए, उसको खबरें सारी पता होती है। कुछ बड़ा हुआ है, सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ है, या छोटी-मोटी जो जनरल नॉलेज वाली टाइप की सी बातें हैं, तो वो न्यूज़पेपर एक पढ़ना चालू कर दें आप। करंट में कुछ ये पूछ सकते हैं। आप किस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से गांव से हैं? यदि आपकी कोई वहाँ की फेमस हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ रहा है बैकग्राउंड, वो आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सी करना है प्रिपरेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है? अगर आपको कुछ लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और याद रखिएगा ये वाली चीज़ अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर 24 मार्च से, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।